आज बारी है हम लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखने का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो हम लोग प्रयोग करते हैं यानी कि जो इसका यूज़ होता है किस चीज़ के लिए करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई काम जारी है मतलब चल रहा हो वर्तमान समय में तो उसके लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि कोई काम अभी खत्म हुआ है लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी भी है। जैसे आप खाना खाए हो यानी खाए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अभी थोड़ा देर पहले ही आप खाए हो, यानी उसका असर अभी भी है। कहने का मतलब कि जैसे आपने कोई होमवर्क अभी पूरा किया है तो कुछ समय पहले ही जो काम आप खत्म करते हैं उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ये ध्यान रखिएगा। यानी कि वैसा काम जो खत्म तो हो गया बट उसका इम्पैक्ट अभी भी है। यानी कि जब बोलते हैं कि वह घर गया है यानी उसके घर गए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। राम आम खा चुका है इसका मतलब आम खाए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ यानी कि उस वो जो आम खाया है ना उसका इम्पैक्ट अभी उसके पास है। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए जो टेंस आते हैं उसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसको पहचानोगे कैसे आप, तो उसके लिए देखिए सिंपल सा रूल है कि वाक्य क्रिया के अंत में आ है, ई है, ए है, आ हूँ अथवा चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो आदि या इत्यादि लगा रहे हैं। तो ये तो हम लोग हिंदी में पहचानते हैं। इंग्लिश के लिए जब हम लोग स्ट्रक्चर पे आएंगे तो पहचानेंगे कि इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे। अब देखिए इसमें कहा क्या कि क्रिया के अंत में आ है, ये है, आहूँ अथवा चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो इत्यादि लगा रहा है। अब देखिए वह घर गया है तो इसमें आहे का उच्चारण आता है लास्ट में। राम आम खा चुका है, देखिए इसमें जो है चुका है आ रहा है, यानी काम खत्म हो गया, उसका इम्पैक्ट अभी भी है, तो इसके लिए हम लोग इस तरीके से प्रयोग करते हैं। अब इसी को देखते हैं कि हम लोग स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, किस तरीके से इंग्लिश बनाएंगे, और एक बार देख लेंगे तो आई नो। वेरी गुड इवनिंग आदिल, वेरी गुड इवनिंग। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें पहचान जो है बहुत सिंपल है, क्रिया के अंत में आ है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब लगा रहता है। और उसका जो हम लोग बेसिकली प्रयोग करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि उसका इम्पैक्ट अभी भी है, खत्म नहीं हुआ है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वी थ्री प्लस सब्जेक्ट। तो जब भी सेंटेंस में आप हैज या है प्लस वी थ्री देखोगे तो आप समझ जाना कि वो जो टेंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। हिंदी में तो आ है, ही है, चुका है, चुकी है, आप देख लेते हैं। इंग्लिश में क्या देखेंगे, तो इंग्लिश में हैज है प्लस वी थ्री देखना होता है। ये हैज है प्लस वी थ्री, ये आपको अगर मिल जाए तो समझ जाना कि वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे ये भी आपको समझ में आ गया है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, तो हैज या हैव कहाँ लगाते हैं, ये भी देख लीजिए। हेल्पिंग वर्ब्स जो इसके होते हैं हैज हैव होते हैं। इसके पहले का जो टेंस था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, बताइए उसके हेल्पिंग वर्ब्स क्या थे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स क्या थे बताइए। राइट, तो उसमें एम इज आर जो उसके थे ना हेल्पिंग वर्ब्स थे। इसमें क्या हो गया आपके हेल्पिंग वर्ब्स, इसमें क्या है, वेरी राइट, इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हैज या हैव है। आई होप कि कितना इजी है, समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को। फिर देखिए हैज हैव का यूज़ कहाँ करते हैं, तो कहता है क्या कि सब्जेक्ट की जगह पे अगर ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए या कोई नेम आ जाए तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगाना होता है, हैज लगाना होता है। इसके अलावा यदि आई आ जाए, बी आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए या नेम्स आ जाए तो इन दैट केस यू हैव टू यूज। इन परिस्थिति में आपको क्या यूज़ करना होता है, हैव का यूज़ करना होता है, जो कि वेरी सिंपल है, यूज़ भी आप लोग करते आए होंगे। तो ही शी इट नेम रहे तो हैज़ लगाना है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हैज़, बाकी जो भी बचते हैं उस सब में आपको जो है हैव लगाना होता है। फिर उसके बाद भी थ्री देना है यानी वर्ब का तीसरा रूप, ये समझ में आ गया होगा। तो एग्जाम्पल में दिया हुआ है वह घर गया है। अब इस स्ट्रक्चर से बनाना है तो जिससे मैं पूछूंगा वही बताएंगे मुझे कि आखिर इस स्ट्रक्चर से क्या होगा।
जान आप बताइए, वो घर गया है क्या होगा? ही हैज गॉन होम। आदिल, राम आम खा चुका है। राम हैज इटन अ राम हैज इटन अ मैंगो। वेरी सिंपल है ये। इसमें आपने देखा कि इस ही और राम जो है सब्जेक्ट है। हैज क्या हेल्पिंग वर्ब्स है। गॉन और रिटर्न क्या हो गया, भी थ्री हो गया। यहाँ पे होम ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे अ मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये वेरी सिंपल है। अब देखिए, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब आप पिछला क्लास किए होंगे तो आपको बताया होगा कि वह घर गया है, तो इसका निगेटिव हिंदी में क्या बनता है, वह घर नहीं गया है। इसी का जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो पहले जो हम लोग इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन बनाते हैं वो क्या लगा के बनाते हैं, यानी क्या वह घर गया है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि उसी का निगेटिव बनाते हैं। वो क्या बनता है, क्या वह घर नहीं गया है। फिर क्वेश्चन ही बनाते हैं यानी इंट्रोगेटिव ही बनाते हैं, लेकिन क्यों, कब, कैसे, कहाँ। आपको बताया गया था कि क्वेश्चंस दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, दूसरे होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तो दो सेंटेंस हम लोग क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन से बनाते हैं, यानी क्या लगा के बनाते हैं, यानी क्या से शुरुआत करके बनाते हैं। दो जो क्वेश्चंस बनाते हैं, क्यों, कब, कैसे, कहाँ लगा के बनाते हैं। तो वह घर गया है जब ये मेन सेंटेंस है, तो इसका जब दूसरा हिंदी बनाएंगे, अगले पेज पे हम लेते हैं आप लोगों को, ताकि थोड़ा लिख करके भी समझा पाऊँ। अब जरा देखिए, इसमें पहला सेंटेंस है वह घर गया है। अब दूसरा जब बनाते हैं तो इसका निगेटिव बनाते हैं, तो इसका निगेटिव क्या बन जाएगा, वह, हाँ, वह घर नहीं गया है। इसका जब नंबर थ्री करेंगे तो अब क्लियर भी नहीं जा रहा है। मे बी कि नेटवर्क इशू होगा, स्लो काम कर रहा होगा ये। वह घर गया है, वह घर नहीं गया है। अब क्वेश्चन की शुरुआत होती है तो तीसरा और चौथा जो सेंटेंस होता है ना, उसकी शुरुआत क्या से करते हैं, ये याद रखिएगा। मेन सेंटेंस है कि वह घर गया है। अब इसमें क्या से शुरुआत करेंगे, तो क्या वह घर गया है, क्या वह घर गया है। अब चूंकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क देना होगा। नंबर फोर में अब इसका निगेटिव बना देंगे, क्या वह घर नहीं गया है। चलिए नंबर फाइव, कृष्णा आप बताइए नंबर फाइव क्या होगा। वह घर क्यों गया है, क्या हो जाएगा जी, क्यों, कब, कैसे, कहाँ लगा देंगे। वह घर क्यों गया है। नंबर सिक्स में क्या हो जाएगा, वह घर क्यों नहीं गया है। देखिए, आप में से जिनका भी माइक ओपन है, यानी माइक्रोफोन, उसको बंद कर लीजिए। वह घर क्यों नहीं गया है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि लास्ट फोर सेंटेंसेस जो बनते हैं ये क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर थ्री और फोर क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन इसको कहा जाता है, इसके आंसर एस या नो में निकलते हैं। लास्ट जो टू सेंटेंसेज है ये भी क्वेश्चन है, इसको ओपन एंडेड क्वेश्चन कहा जाता है, इसके आंसर एस या नो में नहीं निकलते हैं, आपको एक्सप्लेनेशन देना होता है। तो हिंदी तो बनाने के लिए आई होप कि सबको पिछले क्लास में लाइक कि वो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही हमने सिखा दिया था कि कैसे आप एक सेंटेंस से बाकी के हिंदी बनाते हैं। एक बार यहाँ भी एक्सप्लेन कर दिया कि जो उस क्लास को नहीं ज्वाइन किए होंगे आज उनको समझ में आ गया हो कि हिंदी हम लोग कैसे बनाते हैं। अब हमें हिंदी तो देख लिए कि एक से कैसे बाकी टोटल पांच और बनाते हैं, यानी टोटल छः कैसे बनाते हैं। अब ये देखना है कि इंग्लिश हम लोग कैसे डेवलप करते हैं। अब जैसे एक सेंटेंस है, ही हैज़ गॉन होम। ही हैज़ गॉन होम, देखिए हैज़ आ गया, तो हैज़ आया किसके हिसाब से आया, तो सब्जेक्ट के हिसाब से आ गया। फिर उसके बाद भी थ्री आ गया, यानी कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, ये तो पता चल गया।
आपको हिंदी नहीं सोचना है, मैं फिर से बता रहा हूँ, हिंदी पे बिल्कुल फोकस मत कीजिए। हिंदी का हम लोग देख लिए जो करना था, अब आगे इंग्लिश पे आते हैं। आपको ये देखना है कि जैसे ही हैज़ गॉन होम है तो इससे क्या पता चलता है कि घर जाने की बात हो गई है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ये तो समझ में आ गया कि हैज़ हैव है और भी थ्री है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोध किसका कराता है, तो ये बोध कराता है कि काम अभी हाल ही में खत्म हुआ है। हाल ही में काम खत्म हुआ, इसका बोध कराता है वो। यानी कि घर जाने का काम खत्म हो गया है। यानी आपको अपने स्टाइल में सोचना है ना कि इसका एग्जैक्ट हिंदी करना है। हिंदी करोगे तो फिर वो हिंदी इंग्लिश करना पड़ जाएगा, जो कि एक लंबा इशू रह जाता है। तो ही हैज़ गॉन होम का मतलब ये हुआ कि उसके घर जाने का काम खत्म हो गया है। इस तरीके से आप सोचेंगे ना तो हिंदी नहीं सोचना पड़ेगा आपको। ही हैज़ गॉन होम। अब इसका निगेटिव बनाएंगे, क्योंकि दूसरा सेंटेंस क्या बनता है, निगेटिव बनता है, आपको पता है। तो जब निगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ नॉट, फिर गॉन भी थ्री का भी थ्री रहेगा, होम। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना कि जैसे ही निगेटिव हो गया तो इसको V1 में चेंज कर देते हैं। याद रखिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ वो होता है कि डूडल्स हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं तो V1 लगते हैं। बाकी किसी भी टेंस में ये सब जो बता रहे हैं इसमें नहीं होता है। एक और होता है डिड वाला, जो कि पास्ट इंडेफिनिट में V1 लगता है। बाकी सब में पहले से ही जो मेन वर्ब है वही रहेगा। इसके मेन वर्ब गॉन है यानी भी थ्री है तो भी थ्री ही हमेशा रहेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। तो देखिए ही हैज़ नॉट गॉन होम, अगर आप चाहें तो हैज़ नॉट को मिला के हैज़ंट भी लिख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में बार बार बताता हूँ। यानी ही हैज़ंट गॉन होम कर सकते हैं आप, या ही हैज़ नॉट गॉन होम। ये आपका दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर से जो शुरुआत होती है वो किस चीज़ की, तो क्वेश्चन की शुरुआत होती है। क्वेश्चन हिंदी में देखिए क्या से शुरू होता है, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो ये रूल याद रखना आप कि तीसरा नंबर का हिंदी क्या से शुरू होता है और इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो हेल्पिंग वर्ब पता है कि इस सेंटेंस में हैज है तो पहले हैज हो जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद सब्जेक्ट आता है क्वेश्चन में। तो हैज है तो ही देखिए सब्जेक्ट आ गया, क्योंकि सब्जेक्ट आप देख सकते हो पहले के दोनों सेंटेंस में ही दिया हुआ है। तो हैज ही हो गया। उसके बाद मेन वर्ब आपका गॉन है, तो गॉन का गॉन ही करेंगे, गो कभी नहीं करेंगे, रिमेंबर दिस थिंग। उसके बाद होम है तो होम कर दिए। अब चूंकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क दे देंगे, चूंकि जैसे ही सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, इट इज अ क्वेश्चन नाउ। व्हेन इट इज अ क्वेश्चन देन यू हैव टू पुट अ क्वेश्चन मार्क इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। नाउ नंबर 4। अब देख लीजिए ये एक क्वेश्चन शुरुआत हुआ है, अब इसका निगेटिव बनाएंगे, क्योंकि तीसरा का निगेटिव चौथा होता है। तो निगेटिव क्वेश्चन के निगेटिव बनाने के दो तरीके मैं कल भी बताया था, उसके पीछे क्लास में भी बता चुका हूँ कि आप या तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट लगाइए तो ये हैजंट हो जाएगा, या सब्जेक्ट के बाद नोट लगाइए। अब देखिए इसी को हम जब करते हैं तो दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो हम हैजंट करके बना सकते हैं, हैजंट ही गॉन होम कर सकते हैं। या इसी का दूसरा तरीका हम क्या बना सकते हैं कि नोट को सब्जेक्ट के बाद डाल सकते हैं। हैज नोट ही नहीं कर सकते हैं, बल्कि या तो हैजंट करेंगे या हैज ही नोट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हैज ही नॉट गॉन होम। तो इस तरीके से देखा, या तो आप हैजंट ही गॉन होम कर सकते हैं या हैज ही नॉट गॉन होम कर सकते हैं। ये नंबर 4 हो गया, जो कि तीसरा का ये चौथा निगेटिव है। अब आ जाइए नंबर 5 में। नंबर 5 में क्या होता है, क्वेश्चन ही बनाते हैं लेकिन WH फैमिली के वर्ड से बनाते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हिच, ये सब से बनाते हैं। तो हम लोग जनरली वाई से बनाते हैं। तो देखिए वाई डाल दिए। वाई डालने के बाद अब क्या होगा कि नंबर 3 आप लिख दीजिए। वाई लगा दिए, नंबर 3 भी तो चूंकि क्वेश्चन ही है ना, तो वाई लगा के जैसे ही नंबर 3 डालेंगे तो नंबर 5 बन जाएगा। तो वाई लगा दिए, फिर हैज आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। फिर सब्जेक्ट ही है तो ही आ गया, फिर गॉन है तो गॉन हो गया, होम है तो होम हो गया। कितना इजी है ये नंबर 5 भी बन गया। नंबर 6 करेंगे तो अब फिर इसका निगेटिव करना होगा। तो क्वेश्चन के निगेटिव करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप हैजेंट कर दीजिए या सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दीजिए।
तो दोनों तरीका देख लेते हैं, तो हो जाएगा वाई हैजंट ही गॉन होम, या इसी में नोट लगाएंगे हटा करके, तो सब्जेक्ट के बाद वो चला जाएगा, तब हो जाएगा वाई हैज ही नॉट गॉन होम। ये आपका प्रैक्टिस था किस टेंस का, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, टोटल निगेटिव से लेके इंट्रोगेटिव तक। अब मैं फिर पूछने वाला हूँ आप लोगों से, एक स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको लेकर रख लो आप, क्योंकि अब प्रैक्टिस की बारी आ रही है। इतना डिस्कशन के बाद प्रैक्टिस फिर जरूरी हो जाता है। समझ में सबको आ गया है ये? कंफर्म कीजिए। यस सर, सब समझ में आ गया। दैट्स फाइन। यस सर। तो रेडी हैं आंसर करने के लिए? ओके, चलिए मैं देख लेता हूँ कि भाई कौन कौन रेडी हैं आंसर कर। एक सेंटेंस है, शी हैज eaten bread, she has eaten bread। तो प्रियांशु आपको बताना है कि इसका नंबर 3 का सेंटेंस क्या हो। सब सोच के रखिएगा, आंसर सभी सोच के रखिएगा। क्वेश्चन भले प्रियांशु से है बट आंसर सबको पता होना चाहिए। हैज से eaten bread, क्वेश्चन मार्क होगा कि नहीं होगा? राइट, क्वेश्चन मार्क हो गया। एंड आदिल आपको बताना है कि नंबर 6 का सेंटेंस क्या होगा। नंबर 6 का हो जाएगा वाई सी वाई सी नॉट ग्रुप वाले क्या सभी अग्री करते हैं? ग्रुप में जितने क्या इनको सपोर्ट करते हैं? गलत है। आदिल, नोबडी इज सपोर्टिंग यू राइट नाउ। क्या गलत क्या है Has बताए? कहाँ गया? पता है इसका। देखिए क्वेश्चन चुकी है, तो क्वेश्चन में कभी भी डब्ल्यू एच फैमिली के बाद जो है सब्जेक्ट नहीं आता है, यानी हेल्पिंग वर्ब आता है। और हेल्पिंग वर्ब तो कहीं आप, सारी समझ ली। हाँ, हो जाएगा वाई हैज। गुड। शान, शान आर यू देयर? क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि नंबर 5 का सेंटेंस क्या होगा, टेल मी। यस, वाई हैज सी इटन। अब ब्रेड नहीं होता है, इटन, उसके बाद क्या होता है, ब्रेड। देखिए याद रखिएगा, ब्रेड जो अनकाउंटेबल होता है, समझ गया ना, इसलिए इसमें ए नहीं लगता है। इसको आप अ लोफ ऑफ ब्रेड बोल सकते हैं, और स्लाइस ऑफ ब्रेड बोल सकते हैं, इस तरीके से होता है, बट अ ब्रेड कभी यूज नहीं करेंगे। नंबर 4 में एंड शयम, बताइए नंबर 4 का सेंटेंस क्या होगा। शयम, आई थिंक ही इज नॉट लिसनिंग। अरविंद आप बताइए नंबर 4 का सेंटेंस क्या होगा। Has she not eaten? हैज सी नॉट इटन ब्रेड। ऑल राइट, अब नंबर 2 एक बच रहा है, तो नंबर 2 कृष्णा बताइए फास्ट क्या होगा। Has not eaten bread.
वेरी गुड, सी है, सिर्फ जो है यहाँ पे नोट लग जाएगा, उसके बाद इटन ब्रेड हो जाएगा, यही है ना। इसका मतलब है कि इसका कॉन्सेप्ट सभी का क्लियर हो गया, इसलिए टाइम पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग आगे फिर प्रैक्टिस पे आ जाते हैं। चलिए सभी लोग जो है अब अपना स्पीकर यानी कि आपका जो माइक्रोफोन है उसको ऑन कर लीजिए और फटाफट जवाब देना शुरू कीजिए। ऑप्शन में जवाब दीजिएगा कि कौन सा ए बी सी डी करके कौन सा होगा। सी, दो बच्चे ने सी कहा है, और डी, डी होगा। ऑल राइट, देखिए हैव यू, चूंकि हैज हैव आ गया है, फिर भी थ्री आना चाहिए यहाँ पे। और याद रखिएगा एक चीज़ और, सेंटेंस में जब येट रहता है ना तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग होता है। येट मतलब क्या होता है, अभी तक, येट मतलब अभी तक। तो ये सब आपको रूल थोड़ा कंपटीशन के लिए ये सब है कि जो कंपटीशन का प्रिपरेशन करते हैं उनको भी पता होना चाहिए कि यदि सेंटेंस में येट आ जाए तो जो सेंटेंस बनते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बनते हैं। इसलिए हैज हैव आ गया है तो उसका भी थ्री फॉर्म ही आएगा, और डू डिड डन डज में भी थ्री आपका डन होता है, दैट्स फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी रहिए और फास्ट आंसर कीजिएगा। रैपिड राउंड आपका ये चल रहा है। Dana, I'm not getting your answer. I'm not listening. D, B. How has? Okay, D. You were saying D. All right. D कहा है एक शान ने, और बताइए। फैजान, ओके, फैजान ने ए कहा है। और लोग? सर अरविंद क्या बताया आपने? डी डी हो। चलिए देख लेते हैं। एक्चुअली फैजान ने कहा बी। ऑल राइट, एक ने बी भी कहा है। चलिए पहले तो देख लेते हैं, कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी जो करेक्ट सेंटेंस है उसी को चूज करना है। अब देखिए यहाँ पे हैव है, यहाँ पे ही है, तो क्या ही के साथ हैव आता है? तो नहीं आता है, इसलिए ये तो गलत हो गया। अब आ जाइए नंबर बी में। यहाँ पे देखिए यू है, यहाँ पे हैज है, तो यू के साथ हैज तो आता नहीं है, हैव आता है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका ए और बी दोनों कैंसल हो गया। अब देखिए यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन मार्क है यानी ये क्वेश्चन है, तो जब ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन रहने में क्या होता है कि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, तो सब, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसमें, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो तीन ऐसे ही रॉन्ग हो गया, तो रीजनिंग से समझ जाओ भाई कि डी आंसर होना है। आगे बढ़े क्या? गेट रेडी। एक आंसर आया है सी। होगा सर। ऑल राइट, और कोई? क्या बात है, इस बार सबने लेसन सीख लिया। सी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क, राइट, यही सी होगा। तो जब किसी का गलत ही नहीं है तो कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। ऐसे फिर भी देख लीजिए, यहाँ हैज़ के बाद V1 आ गया तो ये रॉन्ग हो गया आपका। यहाँ पे सी के साथ हैव लगा दिया तो ऐसे ही गलत हो गया, चूंकि हैज़ आता है। इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब है नहीं, डायरेक्ट V4 कर दिया और V4 हो गया है। चलो वो भी ठीक है, बट यहाँ पे उसके अनुसार एम इज आर कुछ आना चाहिए था, सी है तो ई जाना चाहिए था, तो ये करेक्ट हो सकता था, बट वो भी नहीं है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया, दैट्स फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए गेट रेडी नाउ।
Yes, guys, start answering. फर्स्ट होगा सर ए होगा सर ए सभी ने ए कर दिया। ऑल राइट, हैव यू एवर, याद रखना फिर अब। एवर जो है ना, एवर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किया, जिससे अभी आपको क्या बताए थे पहले का, येट आ गया, एवर आ गया, ऑलरेडी आ गया। तो इस तरह के जो भी वर्ड्स होते हैं ना, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जनरली आते हैं। और एक आता है बिफोर, जो कि ये लास्ट में रहेगा, यानी सेंटेंस दिया रहेगा उसके लास्ट में बिफोर लगा देगा। तो इस तरह के जो ये वर्ड्स हैं, ये सभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। तो आपका ए है, करेक्ट आंसर है ये भी। चलिए अब आगे आप लोगों का मैं देख लेता हूँ क्या चल रहा है सीन। क्वेश्चन नंबर 5, बताइए फर्स्ट। बी सर बी सर, बी होगा सर बी, बी करके बोलता है तो पीछे से। बी होगा। सबने सबने बी ही कहा है या सी भी कोई कहा है? बी है सर ऑल राइट, बी ही करेक्ट आंसर होगा। दे के बाद हैव आया है, जो कि दे लेता है अपने बाद। एंड ये देखिए भी थ्री आ गया। यहाँ पे हैव तो है बट ये भी वन है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और दे के बाद तो हैज आता ही नहीं है, ऐसे ही गलत हो गया ये। गुड। नाउ नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6, बताइए। सी 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 बता। बी डी, बी होगा सर कोई डी भी बता रहे हैं क्या? डी कोई नहीं बता रहे हैं। बी कोई बताए हैं? एनीबडी इन बी सर एनीबडी इन फेवर ऑफ ए? नो। ओके, ही हैज नॉट ईटन ब्रेकफास्ट, दैट्स फाइन। एंड ये भी आप लोगों का करेक्ट है, यानी कि ये साबित करता है कि आप लोग सीख रहे हैं। ओके, नाउ टेल मी, चूज द करेक्ट सेंटेंस, कम ऑन। डी 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 होगा सर डी सर डी 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 होगा सर डी 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 नंबर डी 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 होगा सर ओके, ये गलत डी डी है ना। ठीक है यार, पहले देख लो समझ लो फिर जवाब दिया करो, जल्दी के चक्कर में गलती कर देते हो। चलिए ठीक है जी, तो आपने कहा डी, सबका डी है? आर यू श्योर? सर ओके, यस सर डी है हैज कॉल्ड यू येट, हाँ राइट, यही होगा। क्योंकि डिड है और भी टू भी थ्री जो कहिए इसको, तो ये होता नहीं है। हैज आ गया, भी थ्री आना चाहिए था, नहीं आया तो गलत हो गया। हैज आ गया, भी फोर आ गया, ये होगा नहीं, तो डी ही करेक्ट आंसर है। दैट्स फाइन। नंबर 8, कम ऑन गाइस। सी सर सी 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 सर सी, सी होगा सर सी सी है सी ही सबका है ना? ऑल राइट, चलिए सी ही करेक्ट आंसर है। राइट, और बाद में बताइएगा किसका कितना में कितना सही हुआ है। तो डी डी ठीक है बी होगा बी, सबका बी ही है। क्योंकि वी के बाद हैज नहीं आएगा तो ये रोंग हो गया, वी के बाद हैज आ गया, रोंग हो गया। वी हैव इसमें भी है, इसमें भी है। आगे देख लीजिए, नोट इसमें इसमें है। इसके बाद भी थ्री आता है, इसमें भी थ्री है, इसमें भी वन है, तो यानी बी हो गया। गुड, नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट्स फाइन। डी नंबर डी सर बी या डी? डी 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 गलत है
बी भी कोई बोल रहे हैं क्या? तो बी लाइन स्पेलिंग गलत है। डी लास्ट सर डी ओके। हाँ देखिए, इसमें रिटर्न जो है ना, ये गलत स्पेलिंग है, इसलिए ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ये थोड़ा धोखा देने के लिए आप लोगों को बनाया गया था, बट ठीक है, आप लोग इतने अलर्ट हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू कि आप लोग पढ़ रहे हैं, तो कॉन्शियस हैं इसके लिए, दैट्स फाइन। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। कौन सा टेंस आ गया जी? अब माइक्रोफोन बंद कर लीजिए, आप लोग को अब सुनने की बारी आ गई है, सो यू हैव टू लिसन टू मी नाउ। एक चीज़ बताइए, जो अभी प्रैक्टिस कर रहे थे, जितने सेंटेंसेस गलत सही कर रहे थे, क्या इसमें कोई हिंदी को दिमाग में लाने की जरूरत पड़ रही थी? नहीं ना। नो सर। हाँ, तो जब इंग्लिश बोलेंगे आप, तो ये ध्यान रखना है कि इंग्लिश के हिसाब से सेंटेंस बनाना है, ना कि हिंदी सोचना है उसके हिसाब से कन्वर्ट करना है। और अधिकतर जगह टीचर क्या करते हैं, यही प्रैक्टिस कराते हैं, हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करो, हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करो। इसके चक्कर में आपके साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आपका माइंड जो है वो यूज टू हो जाता है हिंदी से इंग्लिश करने के लिए। इसलिए जब बोलने की बारी आती है ना, तो आपका माइंड पहले हिंदी सोचता है, फिर उसको कन्वर्ट इंग्लिश में करता है, फिर आप बोलते हैं, जिसके वजह से आपको बोलने में डिले हो जाती है, फ्लुएंसी, स्पीड, ये सब आपको मिल नहीं पाती है, तो आपको लगता है यार कहाँ फंस गया हूँ। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा जो ये प्रोसेस है सिखाने का, इसमें आपका हिंदी में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हिंदी भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। और जब इंग्लिश एक्सप्लेन करता हूँ ना, तो टोटल इंग्लिश रहता है ना, कि उसमें हिंदी रहता है। गॉट इट? तो इसलिए आपको कहीं से भी ये फील नहीं आएगा कि आपका हिंदी मजबूत नहीं है, या इंग्लिश को जो आप बना रहे हैं वो हिंदी से इंग्लिश कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप हिंदी को डायरेक्ट हिंदी में ही कर रहे हैं, उसमें इंग्लिश नहीं आता है, और जब इंग्लिश से इंग्लिश में चेंज करते हैं तो उसमें फिर हिंदी नहीं आता है। यही तो चीज़ है। तो ये तरीका से आप अगर फॉलो करेंगे तो नो डाउट आप बहुत जल्दी एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। अब देखिए, आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी खत्म करेंगे, ताकि प्रेजेंट टेंस का ये जो चारों पार्ट है ये आपका खत्म हो जाए। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कब करते हैं, पहले ये समझ लीजिए। आपको हमेशा ख्याल रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट मतलब बीते हुए समय में कोई भी काम शुरू हुआ, और वो अभी भी काम जारी है। जारी है मतलब गोइंग ऑन, काम चल रहा है। जैसे मैं 2006 से पढ़ा रहा हूँ, यानी कि काम शुरू हुआ 2006 में, और अभी भी पढ़ाने का काम क्या है, जारी है, यानी चल रहा है, काम खत्म नहीं हुआ है। अब जैसे आप लोग क्या कर रहे हैं कि लगभग 40 मिनट से इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं, यानी अभी जो है आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं 40 मिनट से, काम शुरू हुआ पास्ट में यानी 40 मिनट पहले, और अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, अभी भी आपका काम जारी है। तो इन तरह के चीज़ों को बोलने के लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आप ये समझ गए, सिचुएशन समझिएगा, इंग्लिश बोलना आसान हो जाएगा। ये ता है, ती है, ते हैं, ता रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, आ है, ये है, ज़्यादा फोकस कीजिएगा, थोड़ा दिक्कत होगा। हालांकि वो भी जरूरी है ट्रांसलेशन बनाने के लिए। आप जब ट्रांसलेशन कहीं लिखा हुआ है कैसे पहचान के बनाओगे, बट इंग्लिश बोलने के लिए वो ज़्यादा जरूरी नहीं है, ज़्यादा जरूरी है सिचुएशन को समझना। अभी मैंने क्या बताया कि पास्ट में कोई काम शुरू हुआ हो और अभी भी काम अगर जारी है, तो उस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आपको सोच लेना है कि मुझे किस टेंस में बनाना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाना है। आई होप कि सिचुएशन समझ में आ गया होगा कि कब इसका प्रयोग किया जाता है। अब देख लीजिए, इसका पहचान भी है। क्रिया के अंत में समय के साथ इसमें थोड़ा समय दिया हुआ रहेगा। समय क्या रहता है, जैसे 2 दिनों से, 4 दिनों से, या सोमवार से, या मंगलवार से कोई काम जो है शुरू हुआ, यानी अभी भी चल रहा है, तो समय भी दिया रहेगा। फिर क्रिया के अंत में कहता है ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, इत्यादि लगा रहे हैं। जैसे में भी बता दिया गया है, वह 4 दिनों से, देखिए 4 दिनों से के लिखा गया है, सॉरी यहाँ पे से होना चाहिए, वह 4 दिनों से पढ़ता आ रहा है। तो देखिए 4 दिन क्या हो गया, ये एक समय हो गया कि भाई 4 दिन से काम जारी है, यानी कि पढ़ने का जो काम शुरू हुआ था वो 4 दिन पहले शुरू हुआ था, यानी पास्ट में हुआ था, और काम अभी खत्म नहीं हुआ, अभी भी काम क्या हो रहा है, चल रहा है। एक चीज और इसमें आपको समझना पड़ेगा,
जैसे अगर रहेगा खाली कि वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, तो ये जो सेंटेंस है रीडिंग अरे ये जो सेंटेंस है, परफेक्ट ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसी को बोलते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी या प्रोग्रेसिव टेंस भी, ये तो पता ही है। वह पढ़ रहा है, लेकिन इसी में जब समय लग जाता है कि वह 2 घंटों से पढ़ रहा है, देखिए सब कुछ वही है, वह पढ़ रहा है, इसमें भी है वह पढ़ रहा है, खाली क्या लग गया, 2 घंटों से टाइम लग गया। तो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर टाइम लग जाए और टाइम ऐसा बोध कराए कि काम पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी काम चल रहा है, तो फिर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होता है, ये अब हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब समझ गए होंगे आप कि जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम लग जाए कि 2 बजे से 3 बजे से सोमवार से मंगलवार से, तो वो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं रह जाता है, बल्कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। जरूरी नहीं है कि क्रिया के अंत में ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, लगा ही रहे, कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए ना, वह 2 घंटों से पढ़ रहा है या वह 2 घंटों से पढ़ता आ रहा है, दोनों का एक ही मीनिंग है। वह 2 घंटों से पढ़ रहा है या वह 2 घंटों से पढ़ता आ रहा है, दोनों स्थिति में जो ये टेंस होगा, ये कौन सा होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो आप बताइए मुझे कि डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आया कि नहीं आया। अगर समय दिया रहेगा तो कौन सा टेंस हो जाएगा, राइट। और अगर समय नहीं दिया हुआ है, परफेक्ट वेरी नाइस। तो डिफरेंस दोनों में समझ गया। अब देखिए, चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसके अपने फिर स्ट्रक्चर भी हो, इसके अपने स्ट्रक्चर होते हैं। तो चलिए आ जाइए स्ट्रक्चर पे। तो स्ट्रक्चर क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट, थोड़ा ब्लर जा रहा है ना। ओके ओके, वेट अ मिनट, एक काम कीजिए ना, फिर से लगता है कनेक्ट करना पड़ेगा क्या। कुछ नहीं दिख रहा है अभी। हाँ सर दूसरा बस ब्लर वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। साफ से नहीं दिख रहा अभी भी नहीं दिख रहा है। चल सकता है लेकिन चलिए, नेटवर्क इशू तो कहीं नहीं हो गया। ठीक है क्या, ऑल राइट। अब इसमें देख लीजिए इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। पहले सब्जेक्ट आ जाता है, फिर ये हैज़ या हैव आता है। आप याद कीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हैज़ हैव थे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हैज़ हैव होते हैं। यानी चूंकि परफेक्ट उसमें भी लगे हुए थे, तीसरा नंबर जो आपने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज़ हैव उसमें भी थे, और चूंकि परफेक्ट इसमें भी लगा हुआ है, इसलिए हैज़ हैव इसमें भी आया है। उसके बाद क्या है, तो बीन आता है, फिर वी फोर आता है।
अब देखिए गौर करके, इस टेंस का नाम क्या है? इस टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ, कंटिन्यूअस टेंस। तो परफेक्ट क्यों नाम पड़ा? इसलिए कि हैज हैव और बीन है, बीन भी थ्री होता है, ध्यान रखिएगा। तो हैज हैव प्लस बीन है तो ये परफेक्ट का बोध कराता है, और भी फोर किसका बोध कराता है? कंटिन्यूअस का। आप याद कीजिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जब पढ़े थे तो उसमें भी फोर आ रहा था कि नहीं आ रहा था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी फोर आ रहा था। तो चूंकि इसमें हैज है प्लस भी थ्री है इसलिए परफेक्ट हो गया, भी फोर है इसलिए कंटिन्यूअस हो गया, इसलिए इसका नाम पड़ा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी भी समझे कि नहीं समझे? yes sir गुड। अब आ जाइए, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है, फिर फोर या सिंस है, तो फोर या सिंस का प्रयोग अभी हम बताने वाले हैं, और उसके बाद टाइम रहता है। अब जरा देख लीजिए, फोर या सिंस, याद रखिएगा ये दोनों का मतलब होता है से। दोनों का मतलब क्या होता है? से। याद रहेगा? फोर या सिंस दोनों का मतलब होता है से। अब कब प्रयोग करेंगे फोर, कब प्रयोग करेंगे सिंस, बस इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। बहुत ईजी, एक बार समझाऊंगा एग्जांपल देके आपको समझ में आ जाएगा अगर आप अटेंटिव हैं तो। जरा आप देखिए, कहा जाता है कि फोर का जो प्रयोग किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है ये भी मैं समझाने वाला हूँ। सिंस का प्रयोग किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है ये भी मैं समझा देता हूँ, एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जानिए आप, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है कि काम करने में लगा कुल समय। काम करने में लगा जो कुल समय होता है ये कहलाता है पीरियड ऑफ टाइम। तो पूरा ब्लर हो गया ब्लर हो गया ना एक्चुअली? नॉट विजिबल वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। एक्चुअली रात में क्या होता है ना कि इंटरनेट ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वाईफाई लगा हुआ है, तो मम्मी यूज़ करते हैं, पापा यूज़ करते हैं, घर में मेरी वाइफ हैं वो यूज़ करती हैं, तो मना करते हैं लोग, सुनते नहीं हैं सुनते नहीं हैं, इसलिए उन्हें लगता है पढ़ाने के चक्कर में बाकी सबका मजा गड़बड़ा रहा, सब यूज़ करते हैं। भाई आप भी रहते तो नहीं, आप भी रहते तो नहीं मना, मतलब मानते ना, बात यही है। वेट अ मिनट, मैं देख रहा हूँ कि इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। हेलो। हो गया हो गया हो गया हो गया चलिए ठीक है, ओके, सॉरी फॉर दिस। अब देखिए पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है ना, कि जब से काम की, यानी कि वो समय जब से काम की शुरुआत हो। देखिए दोनों अलग अलग चीज़ है। पीरियड ऑफ टाइम होता है कि काम करने में लगा कुल समय। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है वो समय जब से काम की क्या हो जी, शुरुआत हो। अब जरा देखिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों के सामने। जैसे सपोज कीजिए कि शाम में 4 बजे से आप क्रिकेट खेलना शुरू किए, और खेलते खेलते बज गए 6, और चूंकि काम खत्म अभी नहीं हुआ है, फिर से याद रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पास्ट में काम शुरू तो हो गया लेकिन काम खत्म नहीं होता है, यानी काम अभी भी क्या है, जारी है। तो अगर कोई अब आपसे पूछता है कि भाई इसमें बताइए कि पीरियड ऑफ टाइम क्या है, तो पीरियड ऑफ टाइम क्या कहता है, काम करने में लगा कुल समय। तो अभी चूंकि 6 बजा है और काम शुरू हुआ था 4 बजे, तो काम करने में लगा कुल समय कितना है बताइए? काम करने में लगा कुल समय कितना है? तो 2 घंटा, तो ये जो 2 घंटा हुआ,
बताइए जो 2 घंटा हुआ ये पीरियड ऑफ टाइम हुआ या पॉइंट ऑफ टाइम हुआ? पीरियड ऑफ टाइम। देखिए ना, एगो जो है पॉइंट ऑफ टाइम बोल रहा है, पीरियड ऑफ टाइम हुआ। ये क्यों हुआ पीरियड ऑफ टाइम? क्योंकि 2 घंटा क्या है, तो काम करने में लगा पूरा समय है ये। अभी तक जो काम हुआ है यानी 2 घंटा काम हुआ है, तो 2 घंटा जो पूरा समय हो गया 2 घंटा, ये पीरियड ऑफ टाइम कहलाता है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ काम करने में लगा कुल समय जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम कहलाता है। अब बताइए मुझे पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? तो वो समय जब से काम की शुरुआत हो। तो काम की शुरुआत कब हुई थी बताइए? काम की शुरुआत हुई 4 बजे। तो ये जो 4 बजे है, ये 4 बजे क्या है बता दीजिए मुझे। पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ द पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, समझे कि नहीं समझे? बस सर समझ गया। काम करने में, हाँ नहीं समझे, देखिए अरे बाबू समझने के लिए थोड़ा तो दिमाग होना ही चाहिए। अब वो भी नहीं है तब तो प्रॉब्लम है। लेकिन मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। और इस बार जो तरीका अपना रहा हूँ ना, मुझे यकीन है आपको समझ में आना चाहिए। अगर इसमें नहीं समझ में आया तो समझ जाओ कि भगवान आपको कुछ दे के भेजे नहीं है। अब जिसको भगवान ने खिलवाड़ किए हैं जिसके साथ, उसके साथ। कलर अभी भी हो रहा है ना? हेलो, आई भी नहीं। स्टॉप इट स्टॉप इट। फिर से ब्लर्ड हो गया नहीं? मैं इसको बस सर। देखता हूँ अक्सर ऐसा ऐसा हो नहीं रहा था, आज कुछ ज़्यादा हो रहा है। इंटरनेट से हो रहा है क्या? एक्चुअली क्या है ना, बरसात में थोड़ा सा ऐसे भी हो जाता है। सर आप ठीक हो गया? ऑलराइट, अब जरा देख लीजिए। मान लो, चलो जिसको नहीं, जिसको समझ में आ गया दैट्स फाइन, जिसको नहीं समझ में आया लास्ट टाइम मैं बता रहा हूँ, जो कि ऑनलाइन में इतना ज़्यादा भी टाइम देंगे तो मुसीबत हो जाएगी। फिर बाद में पूछ लेना, अगर डाउट रहता है ना तो बाद में फ़ोन करके पूछ लेना, मैं समझा दूंगा आपको। लेकिन अभी समझ लो फिर। मान लो कि 6 बजे से आपने दारू पीना शुरू किया। 6 बजे सुबह नहीं, याद रखना शाम में। 6 बजे शाम से आपने दारू पीना शुरू किया, पीते पीते बज गए 10 रात। अब आपके पापा जी जो है डंडा लेके खोज रहे हैं कि मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। कोई मिल गया रास्ते में, बोला आपका बेटा वो स्कूल के पीछे जो है वह दारू का बोतल लेके 4 लड़का के साथ पी रहा है। अब वो गुस्साए हुए तुम्हारे पास आते हैं और तुमसे पूछते हैं सवाल कि तुम कब से दारू पी रहे हो। कब से मतलब कितने बजे से या कितना देर से तुम पीते आ रहे हो। तो आप याद रखिए, जब आपसे पूछते हैं कि तुम कब से दारू पीते आ रहे हो यानी कब से पी रहे हो, तो आप एक जवाब दे सकते हैं कि 6 बजे से, क्योंकि आपने 6 बजे शुरू किया था पीना। दूसरा जवाब दे सकते हैं 4 घंटे से। और दोनों का दोनों आंसर आपका गलत होगा या सही होगा? दोनों आंसर दोनों आप, हाँ क्योंकि आप दारू कितने बजे से पी रहे थे? अरे 6 बजे। हाँ, 6 बजे से। काम खत्म हो गया या जारी है अभी भी? 10 बजे खत्म हो चुका। नहीं, खत्म नहीं हुआ। सर दारू कैसे होता है, कैसे बना होता है, हाँ बताएंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसका अलग से क्लास रखेंगे, उसके चार्ज अलग चलेंगे बाबू। अगर कुछ कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर करना है तो उसके चार्ज में अलग चलूंगा। फिलहाल मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि 6 बजे से चूंकि काम शुरू हुआ था, तो जब आप बोलते हैं कि 6 बजे से पीते आ रहे हैं, हाँ 6 बजे से पीते आ रहे हैं, तो 6 बजे क्या है, वो आपने जो 6 बजे बोला, ये वो समय है जब से काम की शुरुआत हुई या काम करने में लगा टोटल समय है? तब से शुरू हुई। जब से शुरू हुई। तो वो समय जब से काम की शुरुआत हो,
बताइए इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम? तो 6 बजे को, पॉइंट ऑफ टाइम। तो 6 बजे को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम बोलेंगे। लेकिन जब आप कहते हैं कि 4 घंटे से पीते आ रहे हैं, तो फिर 4 घंटा क्या है, देखिए 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक के बीच का अंतराल है, यानी काम करने में, यानी कि दारू पीने में टोटल जो समय अभी तक आपको लगा है वो 4 घंटा लगा है। तो ये अभी तक का ये कुल समय है। तो देखिए काम करने में लगा कुल समय कितने घंटे, तो 4 घंटे। तो ये क्या हो गया आपका, तब पीरियड ऑफ टाइम हो गया। तो 4 घंटे से जब बोलेंगे तब पीरियड ऑफ टाइम, और 6 बजे से बोलेंगे तब पॉइंट ऑफ टाइम। अब ये समझ में आ जाना चाहिए। अब थोड़ा हम इसको फ्रेश करके बताते हैं। अगर दिया रहेगा, अगर दिया रहेगा 4 बजे से, तो यहाँ पे पहले से का मीनिंग करेंगे, क्योंकि से का इंग्लिश फोर भी होता है और सिंस भी होता है। तो 4 बजे क्या है, तो 4 बजे वो समय है जब से काम की शुरुआत हुई, मतलब ये से जो है पॉइंट ऑफ टाइम है। तो जब ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तब पॉइंट ऑफ टाइम के लिए से का इंग्लिश क्या होना चाहिए, सिंस होना चाहिए, क्योंकि फोर या सिंस दोनों का मतलब जो है से होता है। तो से का इंग्लिश यहाँ पे सिंस हो गया। और 4 बजे को क्या बोलते हैं, 4 o'clock बोलते हैं। 4 o'clock। अब इसी तरीके से रहेगा, अगर 4 घंटे से, 4 घंटे से, तो 4 घंटा क्या होता है, 4 घंटा जो होता है ये टोटल समय होता है, काम करने में लगा टोटल समय। अब इसके लिए जो से है, तो से का मीनिंग क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 घंटा जो है ये पीरियड ऑफ टाइम होता है, इसलिए यहाँ पे आपको से का मीनिंग फोर हो जाएगा। और 4 घंटा है, तो 4 घंटा के लिए 4 आवर्स लगाना पड़ेगा। हाँ, इसलिए देखिए शॉर्टकट में आपको, ये तो लॉन्ग में हम समझा दिए ना, शॉर्टकट में दिया गया है कि अगर साल दिया रहे, मान लो 2 साल, 4 साल, 5 साल, या 1 साल ही, या 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन दिया रहे, या 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा दिया रहे, तो ये सभी जो है पीरियड ऑफ टाइम का बोध कराते हैं और उसके लिए फोर लगता है। अगर कोई दिन का नाम आ जाए, महीना का नाम आ जाए, साल आ जाए, तो इन सभी चीज़ों के लिए क्या होता है, तो इस सबको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, और इसके लिए क्या लगाते हैं, सीन्स लगाते हैं। तो हाँ, तो ये समझ गए। अब इस पे हम लोग आ जाते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे रहेगा, वह 2 बजे से खेलता आ रहा है, वह 2 बजे से खेलता आ रहा है। हम्म, वह 2 बजे से खेलता आ रहा है, तो 2 बजे से खेलता आ रहा है, तो बताइए इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा। he has he has been Since 2 o'clock। playing, देखिए 2 बजे Since से, o'clock। हाँ, तो since 2 o'clock हो जाएगा। he has been playing since 2 o'clock, वेरी गुड। अब इसी में जरा देख लेते हैं कि वह 2 घंटों से खेलता आ रहा है, जब हिंदी का आप निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वह 2 घंटों से नहीं खेलता आ रहा है। तीसरा क्या हो जाएगा, क्या वह 2 घंटों से खेलता आ रहा है। चौथा सेंटेंस क्या होगा, क्या वह 2 घंटों से नहीं खेलता आ रहा है। पांचवा क्या होगा, वह 2 घंटों से क्यों खेलता आ रहा है। छठा क्या होगा, वह 2 घंटों से क्यों नहीं खेलता आ रहा है। तो हिंदी सबका बन जाएगा कि नहीं बनेगा। दूसरा इंग्लिश बता। दूसरा हिंदी, चलिए। इंग्लिश बताए सर। अरे इंग्लिश नहीं इंग्लिश नहीं अभी बताना है, अभी खाली प्रैक्टिस कर लेना है।